और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में मेरे साथ मनु गुप्ता हैं, जो को फाउंडर है सीड्स के। मनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ यहाँ पर आने के लिए। मुझे सबसे पहले बहुत ही सरल भाषा में मेरे दर्शकों को बताइए कि सीड्स आखिर करता क्या है। थैंक यू अनिया, मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। सीड्स एक स्वयंसेवी संस्था है जो पिछले करीब 28 सालों से आपदा प्रबंधन के लगी हुई है। हम लोग बेसिकली जो भी कभी भी कोई आपदा आती है कहीं भी भारत में, तो हम लोग राहत तो खैर मुहैया कराते ही हैं, पर उसके साथ ही साथ हम लोग पुनर्निर्माण का काम भी करते हैं। और हम लोग लोगों के साथ वहीं पर रहकर उनको एक तरह से तैयार करते हैं कि अगली आपदा आए तो उनका उतना जान माल का नुकसान नहीं हो जितना होता आया है। तो इस तरह का पूरा एक साइकिल रहता है हमारा, कि राहत से शुरू करके पुनर्निर्माण, फिर उसके बाद मिटिगेशन का वर्क, फिर तैयारी का काम। इस तरह से हम लोग कई समुदाय से जुड़े रहे हैं। आज तक करीब करीब हमारे 30 लाख लोगों तक हम लोग इस तरह की सहायता पहुंचा चुके हैं। सो यही एक हमारा बेसिक बिजनेस मॉडल है। और सीड्स के इतने लंबे सफर में, क्योंकि देखिए मनु, नेचुरल डिजास्टर एक ऐसी चीज है जो हम में से किसी के भी हाथ में नहीं है, और जो त्रासदी आती है, जो परेशानियां आती हैं, फिर चाहे अर्थक्वेक हो या फिर क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सिचुएशन होती है, वो हम सब ने देखा है। मुझे बताइए कि पिछले इतने सालों से आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। सीड्स आगे बढ़ चढ़कर काम भी करती है ऐसे लोगों के लिए। किस तरह की परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ती है, और सरकार से क्या कुछ और मदद की एक्सपेक्टेशंस हैं आपको? तो आपदा प्रबंधन का, राहत पहुंचाने का काम कठिन तो है। ये इसलिए क्योंकि उस समय जब एक आपदा आती है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों तक पहुंचना बड़ा मुश्किल रहता है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, उस तरह के सभी जितने भी नेटवर्क्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। फिर लोगों की परेशानियां थोड़ा समझने में, उनकी जरूरतें समझने में, फिर राहत का सामान वहां पहुंचाने में, उस तरह की कई कठिनाइयां आती हैं। पर एक जो रहता है हमेशा, कि हमें लोगों का उस समय बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि उसके लिए हमें तुरंत जितना भी राहत का सामान है वो हमें मार्केट से उठाना पड़ता है, हमें सारा अरेंज करना पड़ता है। तो उस समय हमें एक तो ये रहता है कि लोग, जितने भी शहरों में लोग हैं, जितने भी दुनिया भर में लोग हैं, वो हमारे इस काम को सपोर्ट करें। तो वो एक कठिनाई तो आती है। पर हमारी सरकार से ये एक तरह से अपेक्षा रहती है कि वो हमारे लिए हमें वहां पहुंचने में, वहां पर जो लोकल अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, और जो एक तरह से कैंप सेटिंग्स होती है, कोई जैसे इवैक्यूएशन सेंटर हुआ, वहां किस तरह हम पहुंचे और लोगों को राहत पहुंचा सके। तो उसमें एक एक्सपेक्टेशन रहती है हमारी, जो भी लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या आगे कोई और अथॉरिटीज है। तो एक तो ये रहता है। दूसरा ये रहता है कि अब राहत जैसे धीरे धीरे, महीना डेढ़ महीना हम उनको राहत पहुंचाते हैं, थोड़ा सा लोगों को आराम मिलता है, वो अपने घरों में वापस आते हैं। पर उसके बाद का जो एक पुनर्निर्माण का काम है वो बहुत जरूरी है। और कई लोग, क्योंकि वो एक न्यूज़पेपर्स में या टीवी में अब वो खबर अब नहीं रहती है, तो लोगों को लगता है सब कुछ ठीक है, सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पर जो लोगों को इसका इम्पैक्ट होता है, वो लोगों के लिए अभी पूरा त्रासदी का असर खत्म नहीं हुआ है। तो उन लोगों के लिए ये जरूरत है कि हम उनको
सरकारी स्कीमों से जोड़ें, जो भी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं या कोई मनरेगा जैसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है या हेल्थ का है, एजुकेशन एक्सेस है, उस तरह के हम स्कीम से उनको जोड़ें जिससे कि उनका एक तरह से रीबिल्डिंग जो भी है वो सही तरीके से हो। बड़े लोग हम लोग बात करते हैं बिल्ड बैक बेटर, तो ना कि जस्ट वो हम उसको रिस्टोर कर सकें, बट इस तरह का पुनर्निर्माण हो जो उनको कहीं बेहतर बनाए जो उनकी पहले कंडीशंस थी। तो बिल्कुल, और इस मामले में मुझे लगता है मनु की असली जंग शायद शुरू होती है उस त्रासदी के बाद। बिल्कुल की जो बिल्कुल जंग है अपने जीवन को शुरू करने की, वो असल तौर पर शुरू होती है। मुझे एक और बात बताइए कि जब भी कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर होता है तो हम कहते हैं कि क्लाइमेट की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अब हम एक तरह से ग्लोबली एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट। आपके लिहाज से या जब आप एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं, मुझे बताइए कि फिलहाल ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। हम चाहे कितनी भी बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, लेकिन बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन स्टिल आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एज वेल, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, राइट? जी जी जी, नहीं आपने सही कहा। अगर आप आंकड़े देखे तो पिछले 2 दशकों में 1980 के बाद जो रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज है ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल, वो रेट ऑफ इंक्रीज डबल हो गया। इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो हमें ग्राउंड पे देखने को मिलता है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो नेचुरल हैजर्ड्स है, डिजास्टर्स है, उनका जो संख्या है वो भी डबल हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा देखने में आया है। सो पहले एक साल में लेट्स से 10 डिजास्टर होते थे, अब वो 20 हो गए और हर दशक उनकी संख्या लगभग डबल होती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा है, उनकी लाइवलीहुड पर, उनके एजुकेशन, हेल्थ पे, और ऑफ कोर्स जितना भी और जान माल का जो भी नुकसान हो रहा है। और नेचुरल डिजास्टर्स की आपने बात की ही, इंडिया जो कि बहुत सारे थिंक टैंक्स ने भी कहा है कि दुनिया के 10 उन देशों में से है जिनको डिजास्टर का इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज से जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। मनु, एक और बात बताइए कि हर तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। प्रधानमंत्री ने COP26 में कहा कि 2070 तक हम नेट जीरो टारगेट को अचीव कर लेंगे। ई व्हीकल्स को लेकर सरकार बहुत पुशी है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस तरह की तमाम बातें सुनने को मिलती है, सरकार का फोकस भी है। लेकिन मुझे बताइए कि आर वी डूइंग इनफ इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखिए, सबसे पहली बात तो इसकी इशू का अवेयरनेस है कि नहीं है। लकीली बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कई फोरम्स में, COP26 में और कई और फोरम्स में भी, कि ये एक बहुत भारी समस्या है हमारे देश के लिए। तो उसकी वजह से एक तरह से जागरूकता तो फैली है। लोगों ने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया है। पहले तो इस पर कोई इसको एक सीरियस इशू ही नहीं मानते थे, तो एटलीस्ट हमने उस तरफ तो थोड़ी सी प्रोग्रेस की है। बट जैसा कि अभी के आंकड़े बता रहे हैं, हम लोग एक तरह से ऑलरेडी देर हो चुकी है। जो साइंटिस्ट हमारे कह रहे हैं, लास्ट ईयर भी IPCC ने जो रिपोर्ट निकाली अगस्त में, वो तो यही कह रही है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो एक थ्रेशोल्ड माना जाता है जिसके बाद आपदाएं ही आपदाएं होंगी, वो तो अब अगले 5 से 6 साल में पहुंच ही जाएगा। अगर ऐसा है तो जो अभी एक रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ है, वो उस स्केल से देखा जाए तो काफी नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोगों को एज अ सोसाइटी, नॉट जस्ट कंपनीज बट आप और मैं इंडिविजुअल्स,
को भी much more investment has to go, much more focus has to go on sustainable practices. Absolutely, it was pleasure speaking to you, Manu. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ पर समय दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.